हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 20 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और इस क्लास की खास बात यह है कि मैं इसमें 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रही हूँ। और इस क्लास के माध्यम से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह आपकी 30 नंबर वाली क्लास है। आपके एग्ज़ाम में ईवीएस 30 नंबर की आती है, जिसमें आपकी 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की एनसीईआरटी आती है। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सही कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन एक है सामाजिक व ऑप्शन नंबर एक है सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी है विकास परियोजना के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवसन कहलाता है। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनर्स्थानन विस्थापन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर एक का करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा? कूट के थ्रू बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि सामाजिक तथा आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि क्या होते हैं? सामाजिक और आर्थिक, यानी कि सामाजिक सोशल और इकोनॉमिकल आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या है? विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थायी। जहां पर क्या दिया है? अस्थायी, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर एक का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी सही। कौन सा? ऑप्शन बी डी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिया गया है कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बावड़ी के बारे में दिया गया है जो सीढ़ीदार कुओं की तरह होती है। उनके विषय में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक क्या है? ऑप्शन एक है ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देती है। ऑप्शन बी है ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है बावड़ियों में सीढ़ी जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती है। इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बावड़ियों के बारे में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है यह वर्षा के पानी के भंडारण और उसके संरक्षण, यानी कि उसको स्टोर करने के काम आती है। तो ये भी सही बात है। ऑप्शन सी है इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जबकि डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई जगह तक नीचे तक पाई जाती है, परंतु किसी भी सीढ़ी द्वारा नीचे पानी तक नहीं जाने की अनुमति होती है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी डी। क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी करेक्ट होंगे। क्या होंगे? ए बी। अब हम कुछ जानकारी बावड़ी के बारे में देख लेते हैं कि जो बावड़ी होती हैं, जो बावड़ियां होती हैं, इन्हें बावली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें
बावली भी कहा जाता है। ये वर्षा और सूखे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वर्षा और सूखे वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनसे पानी और सिंचाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके पानी का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो सिंचाई के क्षेत्र में, पीने के लिए भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी आपदा के बाद शरणार्थी लोग द्वारा अपने मूल क्षेत्र में वापस लौटना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि किसी आपदा के बाद शरणार्थी या लोगों के द्वारा अपने मूल क्षेत्र से वापस लौटना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन कहते हैं। जो लोग आपदा के बाद शरणार्थी होते हैं वो मूल क्षेत्र से वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रत्यावर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर आएंगे कि कोई एक पहेली दे दी कि सीसी कर दी, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में मिर्ची के संबंध में बताई थी, तो इसी प्रकार से आपको कहानी के थ्रू दे दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा कि उसका अर्थ क्या है। तो इसी प्रकार से, ठीक है, तो क्या है? पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसके छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ मैं? तो आंसर बताइए इस क्वेश्चन का कि पेड़ के तने में छेद करके रहता हूँ, उसके अंदर के जितने भी कीड़े हैं उनको मैं खा जाता हूँ और टुक 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 करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पेड़ के तने में छेद करके कौन सा पक्षी रहता है? करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है कठफोड़वा, ऑप्शन बी है कलचिड़ी, ऑप्शन सी है शकरखोरा और ऑप्शन डी है कबूतर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कठफोड़वा। क्या कहलाता है? कठफोड़वा कहलाता है, जो पेड़ के तने में छेद करके उसके अंदर रहता है, उसके अंदर छिपे हुए कीटों को खा लेता है और टुक टुक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में मधुमक्खी पालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार में क्या है? बिहार में मधुमक्खी पालन किया जाता है और ये कब कब किया जाता है? तो इसका आंसर आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है, मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि अप्रैल से जून का महीना होता है। ऑप्शन बी है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी और ऑप्शन बी है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन सी है, छत्तों में कुछ ही नर होते हैं, वे श्रमिक के रूप में विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है, मादा मधुमक्खियां रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती है, वे शहद के लिए फूलों से रस एकत्र करती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताइए क्या होगा? कूट के थ्रू आंसर बताइए। बिहार के मधुमक्खी पालन के संबंध में आप क्या क्या जानते हैं? कौन कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे? ठीक है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहले हम मधुमक्खी पालन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके ऑप्शन को लगाएंगे। ठीक है, तो पहली क्या बात है, ये बिहार के मुजफ्फरनगर में की जाती है। मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है? तो यह बिहार के मुजफ्फरपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बिहार के मुजफ्फरपुर में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, और ये जिला पूछ लिया जा सकता है कि कौन से जिले में? तो यह बिहार के मुजफ्फरनगर में बोचाचा गांव में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बोचाचा गांव में मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मधुमक्खी पालन कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर में होता है। कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन किया जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है?
इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें क्या किया जाता है, जो मादा मक्खियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं। क्या करती हैं, जो मादा मधुमक्खियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं, और इसमें केवल कुछ नर होते हैं, केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं, कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, श्रमिक का काम करती हैं, जो क्या करती हैं, जो श्रमिक का कार्य करती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपना आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि अप्रैल से जून होती है। तो ये गलत हो जाए, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। कब होती है, अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है छत्तों में कुछ नर रहते हैं जो श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका को निभाते हैं, छत्ता भी बनाते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन लेकिन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही नर होते हैं जो श्रमिक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कुछ ही नर होते हैं, और छत्तों में मधुमक्खियां जो होती हैं वो श्रमिक का कार्य करती, ना कि नर मक्खियां। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है डी ऑप्शन है मादा मधुमक्खियां रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती हैं, वे शहद को फूलों से रस के रूप में एकत्र करती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी और डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी और डी करेक्ट हो जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में ये करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के साथ बैंगनी रंग को देता है। ऑप्शन 2 है अभिकर्मक मैथिल ऑरेंज पीले रंग का होता है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थों में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, और ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थ में जीरो पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खाद्य पदार्थों के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खाद्य पदार्थों में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति के कारण प्रोटीन की जांच करते समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग के हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन को आवंटित कराता है। ऑप्शन 3 है वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के लिए प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। और ऑप्शन 4 क्या है कि वह एक एजेंट है जो धन को उधार देता है और प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वह एक एजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वह एक एजेंट है जो धन को उधार देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण रखता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा होने की शिकायत करता है, उसे किस का अभाव हो सकता है। ऑप्शन ए है विटामिन डी का, ऑप्शन बी है विटामिन ए का, ऑप्शन 3 है विटामिन सी का, और ऑप्शन 4 है विटामिन B1 का। तो आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
कि रामू कमजोर मांसपेशियों वाला है तथा काम करने में उसको बहुत अधिक ऊर्जा की शिकायत होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन B1 की कमी होने के कारण वह उसकी मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो गई है तथा कार्य करने में उसे बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता की शिकायत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइए कि पोचमपल्ली हमारे देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी विशेष प्रकार की बुनाई से प्राप्त साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य में है? तो क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना में पोचमपल्ली साड़ियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्रों की एक युग्म का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे देश में जो पेट्रोलियम उत्पादन होता है वह किस किस राज्य में होता है, उसका हमें पेयर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम और राजस्थान। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम और राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निपेक्षण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोएस पवनोड मृत्तिका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि समुद्री लहरों से होने वाले अपरदन और निपेक्षण नहीं है। तो लोएस पवनोड मृत्तिका नहीं है, जबकि मेहराब है, भृगु है और क्या है, ढेर, ये सभी क्या है, इसके भाग हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में कुछ छोटे छोटे बदलावों को करता है तो वह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है पर्यानुकूल, ऑप्शन बी है अनुकूलन, ऑप्शन सी है अभिग्रहण और ऑप्शन डी क्या है, समायोजन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यानुकूल। क्या हो जाएगा? पर्यानुकूलन। क्या होगा? पर्यानुकूलन। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताइए कि उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं? ऑप्शन ए है बाह्य वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर में, ऑप्शन बी है मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर में, ऑप्शन सी है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है बहिमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मध्य मंडल यानी कि जिसको कहते हैं मीसोस्फीयर, उल्का पिंड वायुमंडल की मीसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल की परत में जलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है लद्दाख में स्थित पृथ्वी पर सबसे ठंडा निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि लद्दाख में स्थित पृथ्वी पर सबसे ठंडा निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है द्रास को, ऑप्शन बी है कारगिल को, ऑप्शन सी है गांगरी को और ऑप्शन डी क्या है? काराकोरम को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 द्रास कहते हैं। लद्दाख में स्थित पृथ्वी पर सबसे ठंडा निवास स्थान द्रास के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? द्रास के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसलिए वे सपेरे की बीन नहीं सुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि एक पर्यावरण अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को वह समझाता है कि क्या समझाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसलिए वे सपेरे की बीन को नहीं सुन सकते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? यानी कि हमें कूट के थ्रू बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। तो आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है कार्य और कारण संबंध की स्थापना, ऑप्शन सी है जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति और ऑप्शन डी क्या है? अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, कूट के थ्रू इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी और डी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि कार्य और कारण की संबंध की स्थापना करना और डी ऑप्शन है अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम को पहचाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम को पहचाना जाता है? ऑप्शन ए है स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा के माध्यम से, ऑप्शन बी है उपलब्धि और परीक्षण के माध्यम से, ऑप्शन सी है श्यामपट्ट से नोट लिखना, ऑप्शन डी है संरचित अधिगम अनुभव देना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा के माध्यम से योजना से सक्रिय अधिगम को पहचाना जा सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17 है खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के कारण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा कि खाद्य पदार्थ के खराब हो जाने के कारण ये क्या है? एक प्रकरण यानी कि टॉपिक दिया गया है, उसको पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा में शिक्षक को कराना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना चाहिए, ऑप्शन बी है अधिगम ऑप्शन बी है अधिक ऑप्शन बी है अधिकतम मात्रा में चीजों को खरीदना चाहिए, ऑप्शन सी है चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखना चाहिए
और ऑप्शन डी है किसी भी पदार्थ को खरीदने से पहले उसकी समाप्ति की जांच कर लेनी चाहिए। यानी कि कब प्रोडक्ट जो है वो खराब होने वाला है, यानी कि एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट को जरूर देखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि खाद्य पदार्थ के खराब हो जाने के कारण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि किसी भी पदार्थ को खरीदने से पहले उसके पूर्व की उसकी समाप्ति की डेट को देख लेना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो कब एक्सपायर हो रहा है। इस डेट को देखकर ही किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का उपागम कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या दिया है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि जब विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का कौन सा उपागम कहलाता है? ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है अनुकूली अधिगम, ऑप्शन सी है सक्रिय अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है अनुकूली अधिगम, ऑप्शन सी है सक्रिय अधिगम और ऑप्शन डी क्या है? निष्कर्ष अधिगम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुकूली अधिगम। क्या कहलाएगा? अनुकूली अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न आवासों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों के चित्र दिखाने को कहना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण के लिए कहना। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों को वर्णन करने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों को प्रोत्साहित करेगी? तो पहला ऑप्शन था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आवासों के चित्र के लिए बच्चों से कहना चाहिए कि चित्र लेकर आओ, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से विभिन्न पशुओं के आवासों के चित्र, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है कि विभिन्न पशुओं के आवासों का डिजिटल प्रस्तुतिकरण, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को समुदाय के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों को साझा करने के लिए कहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है सुसज्जित प्रयोगशाला, ऑप्शन बी है संसाधन कक्ष, ऑप्शन सी है स्थानीय संसाधन और ऑप्शन डी है आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कूट के थ्रू बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है स्थानीय संसाधन का प्रयोग करके और आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने के
प्रयोग से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बताइए कि प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दें। ऑप्शन बी है उन सभी उत्तरों को स्वीकार ना करें जो बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को तथ्यों, सिद्धांतों सहित प्रयोगों के सभी चरणों को याद करने के लिए अनुमति दें। तो याद करने से तो कोई संबंध ही नहीं है। बी ऑप्शन क्या है कि उत्तरों को स्वीकार करें, बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है विद्यार्थियों को प्रयोग के परिणाम के लिए परिभाषा लिखने के लिए कहें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, उसको निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और उसको अवलोकन करने के अर्थ बनाने का अनुमति देना चाहिए, यानी कि बच्चे को खुद से गतिविधि करने के लिए उसको अवसर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चे की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है आकलन सूचन अंकन पुस्तिका। ऑप्शन 2 है विषय आकलन अभिलेख परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 है वार्षिक आकलन अभिलेख पंचिका। ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो और ऑप्शन 4 है रिपोर्ट कार्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो। क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर बी है श्रुतलेख। ऑप्शन सी है व्याख्यान और श्रुतलेख और ऑप्शन डी है परियोजना विधि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परियोजना विधि। क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चों के उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आकलन सूचक अंकन पुस्तिका। ऑप्शन नंबर 2 है वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका। ऑप्शन नंबर 3 है पोर्टफोलियो और ऑप्शन नंबर डी है रिपोर्ट कार्ड। तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो। क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के ही जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह इसे बेहतर तरीके से समझ सके।
तो क्वेश्चन नंबर को एक बार फिर से देख लेते हैं कि इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के ही जहर से बनती है। तो इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह बेहतर तरीके से उसको समझ सके। तो ऑप्शन नंबर ए है कि सांप के काटने का इलाज कैसे किया जाता है पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करके। ऑप्शन नंबर बी है सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है यह समझाने के लिए सपेरे को आमंत्रित करके। तो सपेरे को आमंत्रित तो नहीं करेगी, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक द्वारा यह प्रक्रिया की व्याख्या की जाए। ऑप्शन नंबर डी है सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उसे समझा सकती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है इसकी वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या है कि सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उसको वीडियो के माध्यम से दिखाना कि किस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी। तो कौन से ऑप्शन में ए और डी है? तो ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर ए और डी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन करती है। अनीता का कौन सा कथन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका जिसका नाम अनीता है विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लिए उसके लाभ का वर्णन करती है। अनीता का कौन सा कथन है? ऑप्शन ए है निचली कक्षाओं के लिए प्रतिशत उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी है कौशलों के आकलन के लिए प्रतिशत का उपयोग आसान है। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत से होता है। और ऑप्शन नंबर डी है प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ को निकालने में आसानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ को निकालने में आसान होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलाप की व्यवस्था की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है। किस प्रकार से की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है समाज के नियमों को समझने में। ऑप्शन नंबर 2 है सक्रिय रहें और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दें। ऑप्शन नंबर 3 है लिंग संबंधी रूढ़िवादिता की धारणा को विकसित करके, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है घर से बाहर किसी रोक टोक के खेलें, ये गलत है, किसी की रोक टोक से खेलें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय रहें और अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते रहें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि गतिविधि है। गतिविधि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तकों में दिए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण। ऑप्शन नंबर 2 है एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को सीखने में सहायता करना। और ऑप्शन नंबर डी है अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक खुला व स्वतंत्र अन्वेषण गतिविधि कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है पर्यावरण अध्ययन की किस प्रकार का विषय है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि पर्यावरण अध्ययन
किस प्रकार का विषय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें अन्य विषय समाहित हो, ऑप्शन नंबर बी है विषयक, ऑप्शन नंबर सी है अंतर विषयक और ऑप्शन नंबर डी है अंतरा विषयक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर विषयक। पर्यावरण अध्ययन अंतर विषयक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को लिखित जानकारी देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है प्रश्न करने और अन्वेषण के अवसर देना चाहिए। तो ये क्या है? बच्चा इसमें एक्टिव है, उसको क्या किया जा रहा है? प्रोत्साहित किया जा रहा है और अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी है रटने को हतोत्साहित करना। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रोट विद्या को एनसीएफ 2005 ने और एनईपी 2020 ने भी क्या बताया है? गलत बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रटने को हतोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी है परिभाषा तथा विस्तृत विवरण से बचना। तो ये ऑप्शन भी, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने सीटेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को किया है। इससे पहले मैंने आपको 20 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और यह हमारा प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है, क्योंकि 2023 में बहुत सारे पेपर्स हुए थे तो उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। और जल्द ही हमारी ये सीरीज़ भी ख़त्म होने वाली है। अभी हमारे जल्द ही हमारी ये सीरीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली। उसके बाद हम एक महा मैराथन करेंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।